Before start with next colligative property, let's discuss with the unit of Kf and Kb. Kf क्या था? मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट और Kb क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. अब अपने को पता है डेल टी बी इक्वल्स टू एम के बी. यहाँ से आप Kb की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? डेल टी बी अपॉन एम. डेल जो है वो क्या है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज़ मेजर इन केल्विन एंड मोलैलिटी इज़ मेजर इन मोल पर केजी. सो यूनिट इज़ केल्विन केजी पर मोल और केल्विन पर मोलैलिटी या केल्विन मोलैलिटी इनवर्स. नाउ स्टार्ट विद द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो सकता है. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ अ फाइन मेम्ब्रेन विच परमिट ओनली सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट. ओके. अब ऑस्मोसिस क्या होगा? व्हेन अ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय द मीन ऑफ SPM दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यदि सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हो रहा है SPM की हेल्प से, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. सी ओवर हियर इन द डायग्राम, this is semi permeable membrane and it is the lower concentration and it is higher concentration. Okay, in case of osmosis solvent is moved towards solution. solvent कहाँ जा रहा है? solution की तरफ जा रहा है. अब solvent का concentration कम है. यदि solution मैंने बताया तो solvent के साथ ये dot बताया. dot it means solute is present along with solvent. Okay. In that part, as the solvent moves, due to which the level of solvent is decreases and the level of solution is increases. Okay. अब आगे आता है osmotic pressure. I hope osmosis is clear to all. Osmotic pressure क्या होता है? यहाँ पे देखो, द प्रेशर दैट अप्लाइड सो दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप. ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होगा जब अपन अप्लाइड करेंगे सोल्यूशन पे तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. इन दैट केस नॉर्मल प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज P इज इक्वल्स टू पाई. नाउ we have three types of osmosis: endoosmosis, exoosmosis and reverse osmosis. First of all I discuss reverse osmosis. reverse osmosis क्या होता है? तो when applied pressure is more than osmotic pressure, then solvent flow from solution to solvent is called reverse osmosis. यदि applied pressure बहुत ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होगा. उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके. अब क्या होगा इसमें डायग्राम से आपको बताती हूँ. आप जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन में फ़्लो हो रहा है. अब यदि मैंने सोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट की इधर एंट्री हो गई. अब सोल्यूशन पे ऊपर से यदि मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद जो प्रेशर लगाया जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक गई, उस प्रेशर को आपने बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर. आफ्टर दैट इस प्रेशर में क्या हुआ? जब अपन ने प्रेशर लगाया तो वापस सोल्यूशन जो है वो किसकी तरफ जाने लगा? सॉल्वेंट की तरफ एंट्री होने लगी. तो इस प्रोसेस को आप बोल दोगे रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके. अब जो नॉर्मल इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल्स टू NRT. इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर है तो अपन क्या यूज़ करेंगे? पाई V इक्वल्स टू NRT. अब जो V डिवाइड में यहाँ पे V जो मल्टीप्लिकेशन में वो नीचे कहाँ आ जाएगा? डिविजन में आ जाएगा. तो N अपॉन V और साथ में क्या चल रहा है? RT. अब 1 अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? कॉन्सेंट्रेशन के. और वी कैन ऑल्सो से दैट वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो इक्वेशन क्या बन गई? पाई इक्वल्स टू CRT. अब पाई यहाँ पे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. C रेफर्स टू कंसंट्रेशन, R रेफर्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज़ द टेम्परेचर. ओके. सो यहाँ पे आपकी चारों ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट आता है इसमें वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिकैप ले लेते तो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था वो किसके इक्वल था? डेल P अपॉन PA नॉट इक्वल्स टू XB. डेल TB जो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू MKB. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल
TF इक्वल्स टू MKF एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT। ये आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये नोट करनी है कि यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा, इन दैट केस ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी ऑब्जर्व होगी जब किसी भी सॉल्यूट का न तो एसोसिएशन हो रहा न डिसोसिएशन हो रहा। तो ऐसे एग्जाम्पल जिनमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा, इट मे बी आइदर शुगर, यूरिया और ग्लूकोज। बट फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कंसीडर NaCl, यदि NaCl को कंसीडर करा, इन दैट केस इट में डिकम्पोज टू Na+ एंड Cl- आयन। So in that condition colligative property is not applicable to much extent. To overcome this problem we introduce a new term that is want of factor, which is represented by small I. Want of factor which is represented by small I. अब as you know colligative property is directly proportional to quantity of solute. colligative property किसकी directly proportional होती है? solute की quantity के। अब यहाँ पे मैं आपको दो केस बताऊंगी, एक तो association का और एक dissociation का। want of factor पढ़ने से पहले दो condition पढ़नी है। first one is association and second one is dissociation. first we are considering about dissociation. NaCl में यदि dissociation होता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Na+ और Cl- आयन। सपोज दैट एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड जब रिएक्शन यदि स्टार्ट नहीं हुई होगी, इन दैट केस NaCl हो आपके पास गिवन जो है वो 1 है और Na+ और Cl- की अवेलेबिलिटी क्या है? 0 0। क्वांटिटी के रेफर में बात कर रही हूँ। अब ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है NaCl की वो यहाँ पे 1 है। आफ्टर सम टाइम इट मे बी t सेकेंड जो NaCl का जो अपीयरेंस है वो हो जाएगा आपका 0 और Na+ और Cl- क्या हो जाएगा? 1 1। सो ऑब्जर्व क्या होना चाहिए? 2। अब ये आपका क्या कौन सा केस है? डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन के बाद एक मैंने आपको बताया एसोसिएशन। अब पहले अपन एसोसिएशन की कंडीशन देख लेते हैं। एसोसिएशन में यदि एसिटिक एसिड की रिएक्शन बेंजीन से होती है तो ये याद रखना कि एसिटिक एसिड जब भी बेंजीन से रिएक्ट करता है तो एसिड का डाइमर बन जाता है। उस केस में यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल जो वैल्यू है वो कितनी है? 2, क्योंकि 1 इज एसिटिक एसिड एंड 1 फॉर बेंजीन। बट इन दैट केस ऑब्जर्व वैल्यू इज 1। अब ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में रिलेशन कौन बताएगा? वांट ऑफ फैक्टर I। तो I इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज I, दैट इज़ वांट ऑफ फैक्टर। अब यदि मैं आपको डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर की बात करूँ तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है? 2 और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है? 1। तो 2/1 इट मीन्स 2 और वी नो दैट 2 इज़ ग्रेटर देन 1। 2 जो है वो 1 से बड़ा है। और यदि एसोसिएशन के केस की बात करूँ तो I इक्वल्स टू क्या आएगा? ऑब्जर्व वैल्यू है 1 और थ्योरेटिकल वैल्यू है 2, इट मीन्स 0.5। अब 0.5 इज़ लेस देन 1। तो दो कंडीशन राइज हुई, एक में I की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और एक में I की वैल्यू 1 से लेस है। यदि I की वैल्यू 1 से ग्रेटर है इट मीन्स क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। जो अपन ने एग्जांपल देखा था NaCl का ऊपर Na+ और Cl-। और I की वैल्यू यदि 1 से लेस है इट मीन्स क्या हो रहा है? एसोसिएशन। और एसोसिएशन में एसिटिक एसिड का क्या बन गया? डाइमर। अब इसमें 3 चीज़ें पढ़नी, एक तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यदि डिसोसिएशन हो रहा है तो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है ऑब्वियसली वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज इंक्रीजेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। बट इन दैट केस चूँकि NaCl जो है वो Na+ और Cl- में डिकम्पोज हो रहा है तो जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, अब वो आयन में आने के कारण मास क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। तो यहाँ पे मैंने बताया क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है? डिक्रीज इन केस ऑफ डिसोसिएशन। नाउ कम टू द एसोसिएशन। इन दैट केस as molecule associate, so after association the quantity of solute is decreases. Due to decrease in the quantity of solute colligative property is also decreases. As the colligative property is decreases the molecular mass of solute is increases. ठीक है। अब इससे मैं आपको क्या रिलेशन बता सकती हूँ? तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि colligative property is directly proportional to quantity of
solute but inversely proportional to molecular mass of solute। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी के बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मॉलिक्यूलर मास के। अब यदि अपन ने I इक्वल टू बोला है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, यदि यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रखी है तो ऊपर यदि मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बात करूँगी तो बोलूँगी थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मास, बिकॉज दिस बोथ मास आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट वन। तो यदि ऑब्जर्व यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो वो ऑब्जर्व मास के केस में कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर में दो चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट वन इज़ एसोसिएशन एंड सेकेंड वन इज़ डिसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे आपकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वॉन्ट ऑफ फैक्टर कंप्लीट होता है। अब एक चीज़ आपको बतानी है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, उसके बाद ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अपने को डिफरेंस देखना है, और उसके बाद लास्ट आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफ्रेंशिएट बताना है।